आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। लालू प्रसाद यादव परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी समेत अमित कत्याल का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर शुरू होने से पहले ही ब्रेक लगाते नजर आ रहे हैं। मणिपुर से शुरू होने वाली यात्रा को अभी मणिपुर सरकार ने इजाजत नहीं दी है। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली परेड से बाहर हुई पंजाब की झांकियां अब पंजाब की हर गली मोहल्ले में ये दिखने वाली है। ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने कोलकाता में ईडी अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। ईडी डायरेक्टर ने कहा है कि बिना डरे जांच करो, मैं हूं ना। तो इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है। एमएचए ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बंगाल में ईडी पर हमला मामले में ये रिपोर्ट मांगी गई है। एमएचए ने राज्य सरकार से ये रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में दरअसल ईडी की टीम पर हमला हुआ और आज ईडी के मुखिया वहां पर पहुंचे भी और जो इसको लेकर के बैठकें हैं वो की गई। लेकिन बड़ी जानकारी, एमएचए ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बंगाल में ईडी पर हमले मामले में ये रिपोर्ट मांगी गई है। एमएचए ने राज्य सरकार से ये रिपोर्ट मांगी है। नॉर्थ 24 परगना में दरअसल ईडी की टीम पर हमला हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 जनवरी 2024 की, जब ईडी की टीम पर हमला हुआ और उसके बाद यहां पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कोलकाता में ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन भी आज खुद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जायजा लिया। बातचीत हो रही है, रिपोर्ट भी मांगी गई है बंगाल सरकार से। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। एमएचए ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बंगाल में ईडी पर हमले मामले में ये रिपोर्ट मांगी गई है। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की है। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और जिसके बाद बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने अधिकारियों से कहा कि डरिए मत, निडर होकर के जांच कीजिए। सूत्रों के मुताबिक ईडी के निदेशक ने अधिकारियों को एनआईए के साथ मिलकर के काम करने के लिए कहा ताकि वहां जो शाहजहां शेख के सीमा पार बांग्लादेश के संबंधों की जांच आराम से की जा सके। इसके अलावा बैठक में सीएपीएफ की तैनाती भी की गई है, माफ कीजिएगा सीआरपीएफ की, जो कि छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों के साथ जाएगी। राहुल नवीन ने कहा है कि अधिकारियों के साथ महिला पुलिसकर्मियों पर भी फोकस किया जाए। बताया ये जा रहा है कि हालात पर काबू रखने के लिए बीएसएफ और अलर्ट रहने के लिए इन तमाम टुकड़ियों को कहा गया ताकि बाधा डालने की कोशिश करने वाली महिलाओं को हटाया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर राहुल नवीन दरअसल राशन घोटाले और एजेंसी अधिकारियों पर हमले की जांच खुद देख रहे हैं। पिछले हफ्ते राशन घोटाले को लेकर के पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमला किया गया। हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हुए और उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। इसका पूरा वीडियो भी सामने आया। ईडी अधिकारी राशन घोटाले में टीएमसी नेता शाहजहां के यहाँ छापेमारी करने पहुंचे थे और तभी उनके समर्थकों ने हमला बोल दिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी पर हमले का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख बांग्लादेश फरार हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि वो नॉर्थ 24 परगना के सरबेरिया की मोटरसाइकिल से बाहर निकला और उसके बाद से ही लापता है। सूत्रों के मुताबिक शाहजहां का घर सरबेरिया के बॉर्डर के पास है, जिसका फायदा उठा करके शाहजहां शेख बांग्लादेश भाग गया। ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा है। शाहजहां शेख को राज्य मंत्री ज्योतिप्रियो मलिक का करीबी सहयोगी माना जाता है। मलिक को पिछले साल करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी के खिलाफ भी एफआईआर की हुई है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो पश्चिम बंगाल से मिली और उसके बाद ईडी के निदेशक खुद आज वहां पर पहुंचे हैं और जांच की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात बिहार की सियासत से जुड़ी हुई अब कर लेते हैं। बिहार देश में एक ऐसा राज्य है जो सियासी तौर पर हमेशा चर्चा में रहता है, कभी सियासी गुटबाजी को लेकर तो कभी नेताओं की घोटालेबाजी को लेकर। बिहार के भविष्य पर नेताओं ने नाकामी के ऐसे हस्ताक्षर किए हैं कि बिहार में बिहार लाने का वादा करने वालों ने बिहार के माथे पर बर्बादी लिख दी। बिहार की सत्ता पर लंबे वक्त तक एक छत्र राज करने वाले लालू परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी समेत अमित कत्याल का नाम भी शामिल है।
ईडी ने चार्जशीट में 2 पन्नों को भी आरोपी बनाया गया है, माफ कीजिएगा 2 फर्म्स को आरोपी बनाया है। राउस एवेन्यू कोर्ट 16 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर भी सुनवाई करने वाला है। इस पूरे मामले की पहली चार्जशीट है, जबकि सीबीआई 3 चार्जशीट पहले ही फाइल कर चुकी है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया कि इस मामले में जांच अभी भी जारी है और आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो 4751 पेज की है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव से कथित तौर पर जुड़े अमित कात्याल को जांच एजेंसी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अमित कात्याल को पिछले साल नवंबर में ही गिरफ्तार किया था। जमीन के बदले नौकरी मामला तकरीबन 14 साल पुराना है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप है कि तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन ली थी। लालू यादव यूपीए सरकार में साल 2004 से 9 तक रेल मंत्री थे। 18 मई 2022 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, साथ ही मीसा भारती समेत 17 लोगों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी दिलाने के आरोपों में मामला दर्ज किया था। सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर में आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के लिए पहले अभ्यर्थियों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और फिर उन्हें जमीन ट्रांसफर करवाने के बाद पक्की नौकरी दी गई। 2004 और 2009 के बीच इन सभी नियुक्ति में लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली थी। जांच एजेंसी पहले ही इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 17 लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। हालांकि राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पहले से ही इस मामले में दोषी ठहराए गए हैं। इस मामले में 6 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए और तीनों ने ही कोर्ट में पेश होने से छूट उस वक्त मांगी थी। और वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार जाएंगे एमपी के सीएम मोहन यादव। 18 जनवरी को पटना पहुंचेंगे मोहन यादव। बिहार बीजेपी भव्य स्वागत करेगी मोहन यादव का, ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बिहार जाएंगे एमपी के सीएम मोहन यादव। 18 जनवरी को पटना जाएंगे मोहन यादव। वहीं बिहार बीजेपी भव्य स्वागत की तैयारी इस वक्त कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का भी बिहार का दौरा है और ऐसे में बिहार जाएंगे एमपी के सीएम मोहन यादव। 18 जनवरी को वो पटना जाने वाले हैं। मोहन यादव की मौजूदगी पटना में होगी 18 जनवरी को और बिहार बीजेपी इस वक्त भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुरू होने से पहले ही ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। मणिपुर के जिस ग्राउंड से ये यात्रा शुरू होनी है उसके लिए मणिपुर सरकार ने फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। पार्टी नेताओं ने राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी से मुलाकात की, जिन्होंने ये बताया कि मामला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, उनको इस यात्रा का राजनीतिकरण करना चाहिए। हम इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो 8 महीनों से अशांत मणिपुर के लोगों के घावों को भरना और नफरत के खिलाफ प्रेम का संदेश फैलाना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे और यात्रा मणिपुर से शुरू होकर के 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से तकरीबन 4 महीने पहले होने वाली ये यात्रा 15 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल पैदल और बस से तकरीबन 6500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी भी तय करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने 27 दिसंबर को पार्टी हेडक्वार्टर्स में मीडिया को भारत न्याय यात्रा की जानकारी दी थी। पार्टी नेताओं ने बताया कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका रोड मैप क्या रहने वाला है ये भी आपको बताते हैं। मणिपुर से शुरू होकर के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में ये यात्रा समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा Rahul ji had conducted by walking 4,500 kilometers from Kanyakumari to Kashmir. It was a historical program in the history of India. No political party or no other political leader has done that type of long walking from Kanyakumari to Kashmir.
That yatra was a non-political yatra. हमारा स्लोगन यू नो दैट नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए, फॉर स्प्रेडिंग लव एंड अफेक्शन. नाउ दिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा वी आर डूइंग from here Manipur to Mumbai by traveling 6,500 kilometers. देखिए, यात्रा के दौरान राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे. बस यात्रा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा. यात्रा में कुल छोटे हिस्से को रुक करके पैदल भी कवर किया जाएगा. और इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी. 145 दिनों की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर में खत्म हुई. तब राहुल ने तकरीबन 3,570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया. तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे. अब आगे बढ़ते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली परेड से बाहर हुई है पंजाब की झांकियां. आगामी लोकसभा चुनाव तक राज्य के हर गली मोहल्ले में ये जाएगी. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बड़ा फैसला लिया है. पंजाब सरकार की योजना है कि पहले चरण में 9 झांकियां तैयार करवाई जाए, वहीं अगले चरण में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी. झांकियों को उसी स्टाइल में पंजाब में घुमाया जाएगा जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की परेड में उन्हें दिखाया जाता है. झांकियों को बकायदा ट्रोलियों पर सजाया जाएगा. पंजाब की हर विधानसभा हल्के के हर गांव में ये झांकियां घुमाई जाएंगी. हर गांव में झांकी 10 से 15 मिनट के लिए रुकेगी. झांकियों में पंजाब की शहीद और कुर्बानियों की गाथा, साथ ही नारी शक्ति, और इसके साथ ही ये तमाम जो झांकियां हैं वो राज्य के अमीर सभ्याचार से जुड़ी झांकी शामिल इसमें रहने वाली है. पंजाब सरकार योजना बना रही है कि एक झांकी दिल्ली स्थित पंजाब भवन में भी रखी जाएगी. दिल्ली के विधायकों को इसे पंजाबी इलाकों में ले जाने की छूट रहेगी. पंजाब सरकार की तरफ से परेड के लिए 3 झांकियां तैयार की गई हैं. इनमें पंजाब शहीद और कुर्बानियों की गाथा, नारी शक्ति, माई बागों की झांकी और पंजाब के अमीर सभ्याचार से जुड़ी हुई झांकी शामिल थी. लेकिन जब केंद्र सरकार की तरफ से झांकियों को रद्द किया गया, साथ ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में होने वाले भारत पर्व में पंजाब की झांकी को भेजने की बात कही थी, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कह दिया था कि वो रिजेक्ट कैटेगरी में पंजाब की झांकी नहीं भेजेंगे. वहीं पंजाब और दिल्ली में खुद पंजाब की झांकियां वो निकालने वाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हुए, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक तरफ पैसा लेकर के सवाल पूछने के मामले में उनकी सांसदी गई, वहीं दूसरी तरफ अपने सरकारी आवास पर भी उनके संकट के बादल गहरा गए. कोर्ट से अर्जी खारिज होने और बंगला खाली करने की मियाद पूरी होने के बाद अब शहरी विकास मंत्रालय के तहत यानी DOE ने उन्हें नोटिस भेजा है. नोटिस में ये पूछा गया है कि संसद सदस्यता खत्म हुए 1 महीने लगभग पूरा हो गया और इसके बाद भी सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया गया. महुआ मोइत्रा को 7 जनवरी 2024 तक सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया गया. बीते 8 दिसंबर को TMC नेता महुआ मोइत्रा की सांसदी गई. मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में घर खाली कराने के फैसले के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस ले ली. दरअसल मोइत्रा ने याचिका में दिल्ली में सांसद के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली कराने के आदेश को चुनौती दी थी. महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि वो लोकसभा चुनाव 2024 तक आवास में रहने की अनुमति देने के लिए संपदा निदेशक से संपर्क करेंगी. हालांकि उन्हें अब नोटिस का जवाब देना पड़ेगा. TMC नेता महुआ मोइत्रा को टेलीग्राफ लेन पर सरकारी बंगला मिला था. कानून के हिसाब से संसद सदस्यता जाने के बाद 1 महीने तक ही सरकारी आवास आप रख सकते हैं. संशोधित अधिनियम के मुताबिक संपदा अधिकारी सरकारी आवास से अनाधिकृत लोगों की बेदखली से पहले 3 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है. इससे पहले ये अवधि 60 दिन की थी. दरअसल संसद की आचार समिति ने पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछने के मामले में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की, जिस पर लोकसभा में चर्चा के बाद महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित किया गया. महुआ मोइत्रा पर आरोप थे कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट्स लिए.
जिससे टीएमसी सांसद के हीरानंदानी के कार और 2 करोड़ रुपए की नकदी लेना भी शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हुए, देश भर के ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन तमिलनाडु में पोंगल की छुट्टियों से पहले बसों के पहिए थम गए हैं। तमिलनाडु में परिवहन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन बस हड़ताल का ऐलान किया है। तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम ने राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। तमिलनाडु परिवहन संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने के लिए 15वें वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करके बस चालक और कंडक्टर पदों में रिक्तियों को भरने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए जारी करने की मांग सरकार के सामने रखी है। कर्मचारियों का ये कहना है कि पिछले 8 सालों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 6,000 रुपए प्रति माह का डीए जारी नहीं किया गया। हालांकि तमिलनाडु के परिवहन मंत्री एस शिवशंकर ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। बसों की रफ्तार पर हड़ताल का ब्रेक लगने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस अलायंस कमेटी के साथ सपा की बैठक खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के ये बैठक दरअसल चल रही थी। बैठक के बाद एसपी महासचिव राम गोपाल यादव का बयान, अच्छी बैठक रही, 12 जनवरी को फिर से बैठक होगी, गठबंधन में कोई भी विवाद नहीं है। राम गोपाल यादव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया।